गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग जी। हेलो हेलो हेलो। और कैसे हो आप लोग? सभी लोग अच्छे हो? तो आज के लिए क्लियर है वॉइस गुरुजी? चलिए, बहुत अच्छी बात। तो आज के लिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे जो देखने वाले हैं वह है आपको गुप्त शासकों के विषय में। क्लियर है? यानी आज हम लोग गुप्तकालीन शासक के संदर्भ में आज हम लोग देखने वाले हैं। और गुप्त शासकों में जैसा कि आप देखें कि जो वंशावली की सूची मिलती है पूना ताम्रपत्र अभिलेख से, और यह प्रभावती गुप्ता का है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी है प्रभावती गुप्ता, और इसका विवाह होता है वाकाटक वंश में, महाराष्ट्र में, रुद्रसेन द्वितीय के साथ। और उन्हीं का ताम्रपत्र अभिलेख है, तो उसी ताम्रपत्र अभिलेख से हमें गुप्तों की वंशावली की सूची मिलती है बच्चों। हर महत्वपूर्ण शासकों की तरह यहां भी हम लोग देखते हैं कि जो गुप्त शासक हैं इनको लेकर भी, इनके वंशावली को लेकर, इनके जात को लेकर, जिस प्रकार से हर महत्वपूर्ण शासक विवादास्पद रहे हैं वैसे ही गुप्त भी विवादास्पद रहे हैं। कुछ लोगों ने गुप्तों को वैश्य माना है, कुछ लोगों ने क्षत्रिय माना है, कुछ इतिहासकार इन्हें ब्राह्मण भी मानते हैं, क्योंकि इन्होंने जो वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, चाहे वह वाकाटक के साथ हो या कदम वंश में हो, वे दोनों ब्राह्मण थे, अपने आप को ब्राह्मण होने का दावा किया करते थे। वाकाटक वंश भी और कदम्ब वंश भी, जो कर्नाटक में था, जहां पे कुमारगुप्त प्रथम का विवाह होता है, और उस विवाह के उपलक्ष्य में कालिदास को दूत बनाकर कुंतल नरेश के यहां भेजा जाता है। तो इनके वंशावली की सूची हमें उसी में मिलती है, जिसमें कहा जाता है कि गुप्त जो थे वह कुषाणों के सामंत थे। कुषाण के सामंत थे गुप्त। सामंती व्यवस्था चरम पर थी ही। आगे चलकर जब कुषाणों की सत्ता कमजोर होने लगी, ठीक है, वकाटक कौन थे? ब्राह्मण या राजपूत नहीं बेटा, वकाटक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण होने का दावा करते हैं। क्योंकि देखो, सातवाहनों का दो लोगों ने स्थान लिया। एक वकाटकों ने लिया, क्योंकि सातवाहनों का जो क्षेत्र था दक्षिण भारत में, वह आपको महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र समाहित थे सातवाहनों के अधीन। तो आगे चलकर सातवाहनों का भी पतन होता है, और उनके स्थान पर कुछ राज्य उभर कर आते हैं। क्योंकि दक्षिण में जो राज्यों का गठन है ना, वो उत्तर से काफी बाद होता है। उत्तर भारत में हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हो गए हैं। जब यहाँ पे मौर्यन इंपायर हुआ करता था, तब दक्षिण में राज्य निर्माण की परंपरा अभी चल ही रही थी। और उसके पहले भी अगर हम लोग देखें तो देखते हैं कि 16 महाजनपद के समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में तो राज्य निर्मित हो ही चुके थे, और उन 16 महाजनपदों में से एकमात्र आपको दक्षिण में असमक था, एकमात्र महाजनपद। तो यहां पे हम लोग जो देख पा रहे हैं, तो सातवाहनों का स्थान एक और वकाटकों ने लिया, और सुदूर दक्षिण की ओर, यानी सुदूर दक्षिण तो नहीं कहेंगे, कर्नाटक वाले क्षेत्र में कदम्ब वंश आ रहे हैं, और ये दोनों अपने आप को ब्राह्मण होने का दावा करते हैं। अच्छा, दक्षिण के जितने भी राजा होंगे ना, वे सभी अपने आप को ब्राह्मण होने का दावा करेंगे। सातवाहनों ने भी किया था। तो यहाँ पे जो गुप्तों की वंशावली दी गई है, इसमें बताया जाता है कि गुप्त कुषाणों के सामंत थे, और इनका संस्थापक था श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी हो रहे हैं घटोत्कच गुप्त, और घटोत्कच गुप्त के उत्तराधिकारी हो रहे हैं चंद्रगुप्त प्रथम। तो श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त, इन दोनों की उपाधियों को आप देखोगे, इनके टाइटल्स को देखोगे, तो इन दोनों ने महाराज का टाइटल लिया था। इससे पता चलता है कि महाराजाधिराज अगर नहीं थे तो पूरी तरीके से अभी कुषाणों के प्रभाव से बाहर भी नहीं हुए थे। लेकिन आगे चलकर चंद्रगुप्त प्रथम का जो टाइटल हो रहा है वह महाराजाधिराज की हो रहा है, महाराजाधिराज। और चंद्रगुप्त प्रथम जब सत्ता पर बैठता है 319-20 ईस्वी माना जाता है, तो उसने एक नए संवत की, नए युग की शुरुआत होती है। उसके राज्यारोहण की तिथि है 319-20।
तो उस समय से माना जाता है कि गुप्त संवत। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जब भी आपसे पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम होगा, और गुप्त वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो श्रीगुप्त होगा, यह ध्यान रखना है। बहुत अच्छा हूं सर, क्या साउथ इंडिया में किसी राजपूत राजा शासन नहीं किया? देखो साउथ का, चूंकि मैंने पहले ही कहा ना कि साउथ का एक अलग वहां पे रहा ना परंपरा। साउथ के जैसे साउथ का सामाजिक जो वर्गीकरण है वो उत्तर से बेटा भिन्न रहता है, उत्तर की तरह नहीं रहता है। उत्तर में चतुवर्ण व्यवस्था है, दक्षिण में आपको आप देखो तो वहां पे ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण के रूप में ही समाज विभाजित हुआ, ठीक है, और ब्राह्मणों का ही सभी पर वर्चस्व बना रहता है। तो यहाँ हम लोग आज के प्रश्न को देखते हैं, यानी ये सारे गुप्त शासक हैं जिसमें आप क्रमबद्धता में भी देख सकते हो, श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त प्रथम, फिर स्कंदगुप्त, फिर पुरुगुप्त, ठीक है, पुरुगुप्त हैं, फिर नरसिंह गुप्त, बालादित्य हैं, ऐसे बुद्धगुप्त भी हैं, ठीक है, ये इधर आ गया तो बुद्धगुप्त, पुरुगुप्त, फिर नरसिंह गुप्त, बालादित्य, फिर कुमारगुप्त द्वितीय। तो इस प्रकार से गुप्तों की यह वंशावली है, यह गुप्तों की वंशावली है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, चलिए आते हैं आज के प्रश्न पे, यानी आज के प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग आज गुप्त शासकों के संदर्भ में यहाँ पे देखने वाले हैं, और आप लोग पूरी तरीके से आज प्रिपेयर्ड रहना। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों का प्रश्न आज सही निकले। क्लियर है? तो यह है आपका पहला प्रश्न, गुप्त शासक श्रीगुप्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गुप्ता रूलर्स श्रीगुप्ता। ठीक है, श्रीगुप्त का पहला प्रमाण वेनसांग के लेखन से मिलता है। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ श्रीगुप्ता कम्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ वेनसांग। श्रीगुप्त ने चीन से आने वाले बौद्ध तीर्थयात्रियों के उपयोग के लिए मृग सिखवन में एक मंदिर के निर्माण का आदेश दिया था। श्रीगुप्ता ऑर्डर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेम्पल एट मृग सिखवना फॉर द यूज ऑफ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स कमिंग फ्रॉम चाइना। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन करें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की ओर से यह आंसर सही आना चाहिए। श्रीगुप्त का पहला प्रमाण वेनसांग के लेखन से मिलता है। अब देखो, चीनी यात्री हैं कुछ जो भारत आते हैं, फाहियान, वेनसांग और इत्सिंग, ये चीनी यात्री हैं। फाहियान जो है वह फाहियान कब आ रहा है बच्चों? यह भी चीनी यात्री है, फाहियान, ठीक है। ऐसे तो इसका बचपन का नाम कुंग था, कुंग, और फा मीन्स होता है धर्म और हियान मीन्स आचार। तो फाहियान को कहा गया कि धर्म का आचार, बौद्ध धर्म का आचार। ये सभी आते हैं बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने आते हैं, बौद्ध साहित्यों का अध्ययन करने, बौद्ध धर्म के विषय में जानने। तो फाहियान भी आ रहा है, आगे चलकर वेनसांग भी आएगा, वेनसांग, और फिर आपको इत्सिंग, ये तीन चीनी यात्री हैं, ठीक है। अब फाहियान यह आ रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, ठीक है। वेनसांग आ रहे हैं कब? वेनसांग आ रहा है आपको बहुत बाद में 7वीं सदी में, हर्षवर्धन के समय में, और इत्सिंग आ रहा है हर्ष के मृत्यु के बाद, ये तीनों चीनी यात्री हैं, यह तो आपको पता ही होगा। अब आप देखो कि श्रीगुप्त का पहला प्रमाण वेनसांग के लेखन से मिलता है। अब वेनसांग ने लिखा है, वेनसांग जब आता है, फाहियान ने आया, तो वेनसांग ने आपको लिखा है जैसे सी क्यू की, यह वेनसांग की यात्रा वृत्तांत है। यह क्या है? यात्रा वृत्तांत है, चीन पहुंचकर। और फाहियान ने लिखा था फो क्यू की, यह इसका यात्रा वृत्तांत है। तो यहां हम लोग देखते हैं कि श्रीगुप्त का पहला प्रमाण वेनसांग के लेखन से नहीं मिलता है, बल्कि श्रीगुप्त के विषय में जो कुछ भी जानकारी दे रहा है वह इत्सिंग जरूर देता है। इत्सिंग, वो हमने पिछले क्लास में भी इस पर चर्चा किया था कि श्रीगुप्त के विषय में यहां जानकारी देने का काम इत्सिंग करा, जबकि इत्सिंग बहुत बाद में आया है। लेकिन यह श्रीगुप्त के विषय में जानकारी देता है कि श्रीगुप्त ने, जो गुप्त वंश का जो संस्थापक है, उसने मृग सिखवन में एक बौद्ध विहार मंदिर बनाने की अनुमति दी थी चीनी तीर्थयात्रियों के लिए।
जो आते थे, तो उनके लिए। तो इसमें से आपको पहला कैसे सही होगा? पहला तो हो गया गलत, यानी केवल सही आंसर क्या होगा बच्चों? सही आंसर इसका होगा बी। क्लियर है? और इसके विषय में हम लोगों ने पिछले क्लास में भी देखा था, चर्चा किया था। मुझे लगा कि अधिकांश बच्चे आप लोग इसका सही आंसर देंगे, सही आंसर देंगे अगर पिछले क्लास को भी आप थोड़ा सा अगर उस ओर जाएंगे तो यह इसका सही आंसर बी होगा। इसे तीनों को जरूर आपको याद रखना है, इन तीनों को आपको याद रखना है। इत सिंह के विषय में याद रखना है कि इत सिंह यह हर्ष के मृत्यु के बाद आता है और इसने श्रीगुप्त के विषय में उल्लेख किया है, क्या? तो मृग सिख वन में एक बौद्ध विहार बनाने के विषय में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने, आप लोगों ने सही भी दिया है आंसर, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त प्रथम। उसने गुप्त युग की शुरुआत की। ही स्टार्टेड गुप्ता एरा। अलबरूनी के अनुसार, अलबरूनी के अनुसार गुप्त युग और शक युग के बीच 241 वर्ष का डिफरेंट था, अंतर था। अब इसमें से सही आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू अलबरूनी, गुप्ता एरा वाज सेपरेटेड फ्रॉम द शका एरा बाय एन इंटरवल ऑफ 241 ईयर्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो जैसे कि हम लोग देखें कि गुप्त युग की शुरुआत कब हो रही है, तो चंद्रगुप्त प्रथम, अभी हमने चर्चा किया था कि गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त, और इसके बाद हैं घटोत्कच गुप्त, और इसके बाद आ रहा है चंद्रगुप्त प्रथम, और इन दोनों की जो उपाधियां थी वह उपाधि है महाराज, और गुप्त जो है वह कुषाणों के सामंत हैं। चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि है महाराजाधिराज, यह इसकी उपाधि है। और इसी ने आपको गुप्त युग की शुरुआत किया कब से? 319 बीस ईस्वी, गुप्त वंश की शुरुआत, गुप्त युग की शुरुआत। अब अलबरूनी तो आ रहे सल्तनत पीरियड में, और अलबरूनी ने इस बात का उल्लेख किया है। ऐसे भी हम लोग देखें तो गुप्त युग और शक युग के बीच जो अंतर है, अगर आप देखो तो आप देखते हो कि भाई यानी 319 माइनस 78, शक संवत की शुरुआत हुई है 78, तो 9 में से 8 निकल जाएगा, बच जाएगा 1, और यह हो जाएगा 4, यह हो जाएगा 241। बिल्कुल सही है, क्योंकि शक संवत यह किसने शुरुआत किया था? यह शुरुआत किया था कनिष्क, और कनिष्क कौन था? यह कुषाण शासक था, कुषाण शासक। इसके पहले एक और संवत की शुरुआत होती है जिसे कहा जाता है विक्रम संवत, 57 बीसी। तो यह तीनों याद रखना है, विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत। और हमारा जो हिंदू पंचांग है वह शक संवत पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है। और शक संवत की शुरुआत किया है कनिष्क कुषाण शासक कनिष्क ने, यह इसके राज्यारोहण की तिथि है, और यह 319 यह आपको चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण की तिथि है। तो इसमें यह पहला दूसरा का हो जाएगा सी आंसर, यानी दोनों ही कथन इसमें सही है। ठीक है, सारे लोगों का सही है। चलिए, तो इसी तरीके से आप लोग अगर पढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपका आंसर सही होता जाएगा। चलिए, बहुत खुशी की बात है, आज आप लोग अच्छा कर रहे हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? अब यह बिल्कुल फैक्चुअल सा प्रश्न है, और मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोगों की ओर से तुरंत से आ जाना चाहिए। कमेंट सेक्शन में एक साथ सभी लोगों का आंसर आ जाना चाहिए कि महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला शासक कौन था? पहला शासक कौन था? अंकित बता रहे हैं डी, ओके, तो बलराम सिंह बता रहे हैं डी, महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? और जब भी जल्दबाजी होती है तो कुछ ना कुछ सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ठीक है, भावना बता रही है डी। बेटा अभी अभी मैंने उल्लेख किया है, अभी अभी मैंने चर्चा किया है, अभी अभी मैंने चर्चा किया है, और आप लोग केवल नाम देखकर जल्दबाजी करते रहो। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और द्वितीय भी है, तो इसको ध्यान रखना है कि कौन सा गुप्त शासक था जिसने महाराजाधिराज,
अभी हमने चर्चा किया था कि महाराज की उपाधि ग्रहण करने वाले श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त थे, और चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण किया था। इसके बावजूद भी आप लोग गलत कर दे रहे हो, इसके बावजूद भी। ठीक है, हाँ गलती से टाइप हो गया, इसलिए गलती से टाइप हुआ बेटा कि जल्दबाजी, यही गलतियां वहां ना हो जाए, इसीलिए तो ये प्रैक्टिस किया जा रहा है कि यह गलती वहां ना हो, क्योंकि वहां गलती होगा तो बहुत भारी पड़ेगा, और ये होता है, सबके साथ होता है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम होगा ना, अभी भी तो मैंने चर्चा किया था इसके जस्ट पहले वाले प्रश्न में कि महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण करने वाला चंद्रगुप्त प्रथम है। कैसे डी हो जाएगा बेटा, कैसे डी होगा? चलिए, तो यह हम लोगों ने अभी जस्ट चर्चा हमने किया, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। क्लियर है? ठीक है, अच्छा इसको कैसे सुधारा जाए? तो जल्दबाजी को सुधारने का कुछ नहीं, थोड़ा सा जब भी आसान प्रश्न आए ना तो अपने आप को कॉन्शियस हो जाना है। जब भी आपको लगे कि इस प्रश्न को मैं 100% अंदर से कुछ खलबली मचे, तो तुरंत कॉन्शियस हो जाना है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो गलतियां होने वाली है, फिर गलती नहीं होगा। और जहां हम लोग उस तरीके से जल्दबाजी में आ जाते हैं, जैसे ही एकदम अंदर से सारी नसें फड़कने लगती है, लगता है कि बस बस सही हो रहा है, ये तो पकड़ में आ गया, और वहीं हम गलती कर बैठते हैं। उसी समय बस कॉन्शियस होना है, और कोई इसका उपाय नहीं है। चलिए, ऐसी कोई दवा नहीं बनी है कि जिसको खा लिया जाए और उसके बाद मैं कोई दवा बताऊं आपको कि उससे आप बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो जाओगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समुद्रगुप्त ने लिच्छवी प्रकार के सिक्कों की शुरुआत की थी। बड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, और थोड़ा सा इसको ध्यान से अगर आप लोग करोगे तो मुझे लगता है कि यह प्रश्न सही आपका होना चाहिए। समुद्रगुप्त इंट्रोड्यूस्ड लिच्छविया टाइप्स ऑफ कॉइन्स। ठीक है, ये चांदी के सिक्के थे, दीज वेयर सिल्वर कॉइन्स, यानी जो लिच्छवी प्रकार के सिक्के थे, क्या यह चांदी के सिक्के थे? ठीक है, हाँ आसान सवाल ही हमेशा गलत होता है, तो इसको जल्दी से आप लोग थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त ने लिच्छवी प्रकार के सिक्के, देखो समुद्रगुप्त यह कौन है? यह चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी है समुद्रगुप्त। और कहा जाता है कि समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है, इलाहाबाद स्तंभ लेख, तो इसमें कहा गया कि चंद्रगुप्त प्रथम ने भरी सभा में समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। यह प्रयाग प्रशस्ति में बताया गया है। तो यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है लिच्छवी दौहित्र। लिच्छवी दौहित्र यानी लिच्छवी के शरीर से उत्पन्न पुत्र, क्योंकि इसकी जो माता थी वह थी कुमार देवी, और कुमार देवी से विवाह किया था किसने? कुमार देवी जो थी यह आपको लिच्छवी राजकुमारी थी, और इससे विवाह हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम को। क्यों भाई? तो जब चंद्रगुप्त प्रथम जब गुप्त वंश का शासक बनता है, तो अभी गुप्तों की कोई ऐसी पहचान तो नहीं थी, राजनीतिक पहचान नहीं थी। अब कैसे राजनीतिक पहचान को स्थापित किया जाए? तो इसके लिए चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया कि लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। क्योंकि देखो लिच्छवियों का क्या था कि लिच्छवियों की एक अपनी उनकी पहचान थी। लिच्छवी वंश जो थे वे काफी प्रभावी वंश रहे थे। अब ऐसा राजनीतिक प्रभाव तो इनका कुछ नहीं विशेष रह गया था, लेकिन ऐसे भी एक प्रभाव इनका था थोड़ा कि भाई अगर इस वंश में किसी का शादी हो जाए तो ऑटोमेटिक उसका थोड़ा सा कद काठी ऊपर हो जाता है। मान लो आज आप में से किसी का विवाह अगर अंबानी फैमिली में हो जाए, तो स्वाभाविक सी बात है कि अचानक से जैकपॉट तो लग ही जाएगा, आपकी एक पहचान तो बन ही जाएगी कि भाई आप अंबानी परिवार के दामाद हैं या बहू हैं, जो भी है। तो इस तरीके से एक पहचान मिल जाती है। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, और जो लिच्छवी प्रकार के जो सिक्के हैं यह आपको चंद्रगुप्त प्रथम का है, यह चंद्रगुप्त प्रथम का है। समुद्रगुप्त ने बहुत सारे सिक्के जारी किए। व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के हैं, अश्वमेघ प्रकार के सिक्के हैं, वीणावादन प्रकार के सिक्के हैं, ये सब बहुत सारे सिक्के उसने जारी किया है। युग प्रकार का सिक्का है समुद्रगुप्त का, लेकिन लिच्छवी प्रकार का सिक्का इसका नहीं है। ठीक है,
अंबानी फैमिली में सबका हो चुका है सर, चांस नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, आगे के उत्तराधिकारियों के लिए चांस बन जाए तो। अच्छा, अंबानी के पोते अभी छोटे हैं, चलो। तो यह जो हम लोग देख रहे हैं कि समुद्रगुप्त ने यानी लिच्छवी प्रकार के सिक्के, यह समुद्रगुप्त का नहीं है, बल्कि यह किसका है बच्चों? यह है चंद्रगुप्त प्रथम का। क्लियर है? और ये चांदी के जो लिच्छवी प्रकार के सिक्के थे ना, यह चांदी के नहीं है, यह सिक्के गोल्ड क्वाइंस हैं। यह आपको सोना का है, सोना का सिक्का है। ठीक है, सोना का सिक्का है। इसमें लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का चित्र बना हुआ है, तो वह चांदी का कैसे होगा? सोना का सिक्का है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कोई भी इसमें सही नहीं है, इसमें हो जाएगा डी। अब ये सब चीजें थोड़ा याद करने की चीजें हैं। याद, एक बार अगर गलती हो गया तो गलती नहीं होगा दोबारा, बस यह ध्यान रखना है कि भाई लिच्छवी प्रकार का सिक्का यह कुमार देवी के नाम पे किया गया था, उसमें कुमार देवी के चित्र बने हुए हैं, और यह सिक्के आपको सोने के सिक्के हैं। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। यह नेक्स्ट प्रश्न है, पांचवा प्रश्न हमारा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बड़ा ध्यान से इसे आप लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे, और ना अगर पढ़े तो मैं बोल रहा हूं सुन ले, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, सही आंसर आना चाहिए। समुद्रगुप्त के संबंध में उन्होंने दक्षिण के 11 राजाओं के खिलाफ अभियान चलाया। ठीक है, आर्यावर्त के 9 राजाओं यानी उत्तर के 9 राजाओं के खिलाफ अभियान चलाया। ठीक है, वन जनजातियों के खिलाफ अभियान चलाया, सीमावर्ती राज्यों और गणराज्यों के खिलाफ भी अभियान चलाया। अब यह समुद्रगुप्त के संबंध में है। समुद्रगुप्त के अभियान का उल्लेख किसमें किया गया है? इलाहाबाद स्तंभ लेख यानी प्रयाग प्रशस्ति, विष्णु पुराण, नालंदा ताम्रपत्र लेख या आयरन अभिलेख? इसमें से सही आंसर क्या होगा? सर, कब कितने दिन तक रहेंगे सेट प्रैक्टिस यूट्यूब पर? बेटा यूट्यूब पर बहुत दिनों तक तो नहीं, आपको अब 1 महीना हो चुका है, और अब क्या होगा कि अब पीछे वाला जो वीडियो है, पीछे वाला वीडियो अब ये लोग शायद उसको वो कर देंगे, अंश मतलब जो नहीं होता है, जो ना दिखे कुछ ऐसा। ठीक है, तो लंबे टाइम तक नहीं रहेगा, यह नहीं कि ये आपको लंबे टाइम तक रहेगा। पहले तो 8 दिन का ही बोला गया था, लेकिन मैंने थोड़ा बढ़वाया कि नहीं, कुछ दिनों तक और रहने दिया जाए, है ना, इसलिए मैंने बढ़वाया था। तो यहाँ आप लोग आंसर बताएं जल्दी से कि समुद्रगुप्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों। तो यह कभी मत सोचना कि चलो आज नहीं तो 10-20 दिन बाद देख लेंगे, शायद एक भी वीडियो उस समय ना रहे, ये भी हो सकता है। तो समुद्रगुप्त के संबंध में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग समुद्रगुप्त हिज कैंपेन अगेंस्ट द 11 किंग्स ऑफ द साउथ 11 किंग ऑफ द साउथ, हिज कैंपेन अगेंस्ट द 9 किंग ऑफ आर्यावर्त उत्तर भारत, हिज कैंपेन अगेंस्ट फॉरेस्ट ट्राइब्स, हिज कैंपेन अगेंस्ट द फ्रंटियर किंगडम्स एंड रिपब्लिक्स। अब इसमें से सही आंसर कौन सा है? तो जल्दी से आप लोग बताएंगे। ये ही लग रहा है, अभी भी लग रहा है, तो जल्दी से इसका हम लोग देखते हैं। देखो, समुद्रगुप्त के जो भी सैनिक उपलब्धियां हैं उसकी जानकारी, समुद्रगुप्त बहुत साम्राज्यवादी शासक था। थोड़ा सा इसको सुन लेना आप लोग, इसमें से बहुत सारे चीज आपके लिए काम के आ जाएंगे। तो यह साम्राज्यवादी शासक था। इसने जब सत्ता पर बैठा तो इसने गुप्त साम्राज्य का विस्तार करना स्टार्ट किया, और गुप्त साम्राज्य का विस्तार करना स्टार्ट किया तो इसने कुछ पॉलिसी अपनाई अलग अलग राज्यों के लिए। बड़ा प्रतापी शासक था, खुद बड़ा सैनिक भी था, सेनापति भी था, एक अच्छा सैनिक और अच्छा सेनापति भी था, सारे गुणों से संपन्न था समुद्रगुप्त। अब इसने जो अभियान चलाया तो इसने सबसे पहले आपको देखो तो इसने दक्षिण के खिलाफ जो अभियान चलाया था, तो इसमें इसने 11 राजाओं के संघ को पराजित किया था दक्षिण भारत में। और इसकी जो यह नीति कहलाई थी, वह नीति थी ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। यह इसकी पॉलिसी है, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। यह दक्षिण को लेकर इसने बनाया था, जिसमें इसने क्या किया कि दक्षिण के शासकों को, बड़ा ध्यान से सुनना, दक्षिण के शासकों के संघ को पराजित कर दिया, लेकिन उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। पहले उन्हें ग्रहण किया, फिर उन्हें मोक्ष दे दिया, स्वतंत्रता दे दी, उन्हीं राजाओं को उनके राज्य को वापस कर दिया, और अनुग्रह दिखाया, उनके ऊपर दया दिखाया, दया दिखाकर उनके राज्य को वापस कर दिया। यानी
इसने उत्तर और दक्षिण का एकीकरण करने का प्रयास या गलती इसने नहीं किया। तो इसने दक्षिण भारत के राजाओं के संघ को पराजित किया और उसके बाद उन राज्यों को इसने वापस कर दिया, उन्हीं जीते हुए यानी उन्हीं शासकों को, हारे हुए शासकों को उनके उनके राज्य दे दिए। किस आधार पर? तो सिर्फ इस बेस पे कि आप हमारी अधीनता को स्वीकार कर लेंगे और आप दरबार में उपस्थित होंगे और समय समय पर कर देंगे, और गुप्तों की जो राजकीय मुद्रा है, जो गणूर, उसको आप इस्तेमाल करेंगे। तो यानी आप कह सकते हो कि उपनिवेश एक प्रकार के, अगर हम आधुनिक संदर्भ में कहें तो उपनिवेश कॉलोनी, कि उनके नीति को अब यह नियंत्रित करेगा। तो यह आपको मिलाता नहीं है। अच्छा, आर्यावर्त के नाम उत्तर भारत के लिए इसने क्या किया? तो उत्तर भारत के लिए इसने जो नीति लाया, यह नीति कहलाती है राज्य प्रसमोधरण की नीति। राज्य प्रसमोधरण की नीति। तो इसने उत्तर भारत के राज्यों को क्या किया कि उत्तर के शासकों को इसने 9 राजाओं को पराजित किया, बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे, और इन शासकों को पराजित करके इनके राज्य को इसने अपने साम्राज्य में मिला लिया, गुप्त साम्राज्य का विस्तार कर दिया। अच्छा, जनजातियों के लिए इसने क्या किया? तो जनजातियों के लिए इसने किया परिचारिकाकृत की नीति लाया, यानी बहुत सारे ट्राइब्स थे, तो इन ट्राइब्स को परिचारिकाकृत यानी इन्हें परिचारक बनाया। परिचारक मतलब दास। तो इनके राज्यों पर अधिकार किया, इनके क्षेत्रों पर अधिकार किया और इन सबको अपना वह दास बना लिया। सीमावर्ती राज्यों के लिए इसने क्या किया? जो सीमावर्ती राज्य थे गुप्तों की, तो उनके और गणराज्यों के खिलाफ तो इसने क्या किया? तो इनके खिलाफ इसने किया कि आपको सर्वकर दानाज्ञाकरण की नीति। सर्वकर दानाज्ञाकरण, सभी कर देंगे, सर्वकर दानाज्ञाकरण की नीति। तो कभी आपसे यह पॉलिसी भी पूछ दे, ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति किसके लिए लाया गया? दक्षिण के राजाओं के लिए। राज्य प्रसमोधरण की नीति किसके लिए? आर्यावर्त के लिए, उत्तर भारत के लिए। परिचारिकाकृत की नीति किसके लिए? जनजातियों के लिए, आटविक जनजातियों के लिए। सर्वकर दानाज्ञाकरण की नीति किसके लिए? सीमावर्ती राज्य और गणराज्यों के लिए। और इसमें एक और पॉलिसी है बच्चों, और वह है आपको यह पॉलिसी कन्योपायन की नीति। कन्योयापन की नीति, कन्योयापन। तो यह जो कन्योयापन की नीति है, यह लाया गया था विदेशियों के लिए, जिसमें विदेशी शासकों को पराजित किया और उनके यहां वैवाहिक संबंध स्थापित किया। तो यह समुद्रगुप्त की नीति है, पॉलिसी है। और इसकी जानकारी में कहां से मिल रही है? तो इलाहाबाद स्तंभलेख, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जा रहा है, प्रयाग प्रशस्ति। क्योंकि यह इलाहाबाद स्तंभलेख इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह अशोक का जो अभिलेख था, पहले जो कौशाम्बी में था, उसी के ऊपर लिखा गया है। अशोक अभिलेख के ऊपर ही अशोक जो स्तंभ था उसी के ऊपर लिखा गया, इसलिए इसको इलाहाबाद आपको अभिलेख भी कहा जा रहा है इलाहाबाद, क्योंकि उसको इलाहाबाद लाने का काम बाद में अकबर के शासनकाल में जहांगीर ने किया था। और प्रयाग प्रशस्ति इसलिए क्योंकि इसमें प्रशंसा है, और इसकी प्रशंसा समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों की जो जानकारी दी जा रही है, वह इसी के दरबारी कवि हैं जिनका नाम है हरिसेन। तो हरिसेन ने इसमें समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों को बताया, प्रशंसा किया। और इसी आधार पर विंसेंट ए स्मिथ महोदय ने अब देखो तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, यानी इसकी तुलना भारत के नेपोलियन से की जा रही है। कहा जा रहा है कि समुद्रगुप्त एक ऐसा शासक था जो नेपोलियन की तरह जितना भी अभियान किया किसी में पराजित नहीं हुआ, किसी में पराजित नहीं हुआ, हमेशा इसने जीत ही प्राप्त किया। जैसे नेपोलियन के विषय में कहा जाता है कि नेपोलियन ने जितनी लड़ाइयां लड़ी उसमें एक में भी वह हारता नहीं है, जब तक कि उसके विरुद्ध राज्यों का संघ नहीं लड़ता है, तब तक नेपोलियन नहीं हारता है। और राज्यों का संघ क्यों लड़ता है नेपोलियन के विरुद्ध? तो इसलिए कि नेपोलियन ने एक व्यवस्था लाया था, कॉन्टिनेंटल सिस्टम। वह आपको महाद्वीपीय व्यवस्था, ब्रिटेन को समुद्र में घेरने के लिए, जिसके कारण उसके मित्र भी उसके दुश्मन बन जाते हैं और फिर राज्यों का एक संघ का गठन होता है, उनके हाथों नेपोलियन की पराजय होती है। तो इसे भारत का नेपोलियन कहा जा रहा है। चलिए, कितनी सारी इंफॉर्मेशन इसमें आपको मिला। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम लोग अगले प्रश्न पे। समुद्रगुप्त के 5 प्रकार के सिक्कों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग समुद्रगुप्त कांच टाइप कॉइन्स। समुद्रगुप्त के 5 प्रकार के सिक्के के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
इससे स्पष्ट है कि भाई समुद्रगुप्त का कांच प्रकार का सिक्का था। अब इसके संदर्भ में इस सिक्के में उसका उल्लेख सर्वराज्योच्छेता के रूप में किया गया है। इन दिस क्वाइन ही इज मेंशन्ड एज सर्वराज्योच्छेता। सिक्के के पिछले भाग पर देवी लक्ष्मी की छवि पाई जाती है। ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द क्वाइंस इमेज ऑफ गॉडेस लक्ष्मी इज फाउंड। अब इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? हाँ, विंसेंट स्मिथ ने, ठीक है बेटा, नेपोलियन का है। तो इसको जल्दी से आप लोग बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। समुद्रगुप्त के कांच प्रकार के सिक्के, कांच प्रकार के सिक्के, कौन सा सही उत्तर होगा? इस सिक्के में अब देखो कांच जो है, कुछ शासकों ने कहा कि समुद्रगुप्त का ही नाम था, कुछ कहते हैं कि नहीं, कोई इसका उत्तराधिकारी था, उसका नाम था। लेकिन यह स्पष्ट है कि समुद्रगुप्त का ही एक सिक्का है जो कांच प्रकार के सिक्के हैं, कांच प्रकार के सिक्के। और इसी सिक्के में, यानी इसी सिक्के में कांच उसका टाइटल्स है। समुद्रगुप्त का ही एक उपाधि है कांच, यह उपाधि है, ध्यान देना, यह उपाधि है किसका? समुद्रगुप्त का। कांच, कांच की उपाधि इसने ग्रहण किया था। तो इसमें सर्वराज्योच्छेता, सर्वराज्योच्छेता मतलब सभी राज्यों को जीतने वाला इसे कहा गया है। तो यह बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सिक्के के पिछले भाग पर देवी लक्ष्मी, क्योंकि गुप्त शासकों के सिक्कों पर आपको पिछले भाग पर देवी लक्ष्मी, चाहे अश्वमेघ प्रकार का हो, चाहे आपको यूप प्रकार का सिक्का हो, चाहे व्याघ्र हनन प्रकार का सिक्का हो। समुद्रगुप्त के बहुत सारे टाइप प्रकार के सिक्के हैं, जिसमें आप देखो तो अश्वमेघ प्रकार, अश्वमेघ प्रकार, अश्वमेघ प्रकार, इसके साथ साथ व्याघ्र हनन प्रकार, व्याघ्र हनन प्रकार, यह सब सिक्कों का टाइप्स है। इसके साथ साथ यूप प्रकार, यूप प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, धनुर्धारी प्रकार। तो इस तरीके से आप देखो ये सब बहुत टाइप्स के सिक्के हैं समुद्रगुप्त के। अब अश्वमेघ प्रकार, उसको एक सिक्कों पर अश्वमेघ एक करते हुए दिखाया जा रहा है। वीणा प्रकार, यह भी सिक्के है, वीणा प्रकार, तो सिक्कों पर उसे अश्वमेघ एक करते हुए दिखाया जा रहा है और पीछे लक्ष्मी की प्रतिमा है। सिक्कों पर उसे व्याघ्र का हत्या करते हुए, बाघ को मारते हुए दिखाया जा रहा है। परशु प्रकार का भी सिक्का इसका है, परशु प्रकार, परशु प्रकार, तो इसके सिक्कों पर व्याघ्र हनन प्रकार यानी बाघ को मारते हुए दिखाया जा रहा है और पीछे वही लक्ष्मी की आकृति है सिक्कों पर। यूप प्रकार, उसे सिक्कों पर यज्ञ करते हुए दिखाया जा रहा है, इससे पता चल रहा है कि कर्मकांडी भी है। धनुर्धारी प्रकार, सिक्कों पर उसको धनुष बाण लिए हुए दिखाया जा रहा है, इससे पता चलता है कि यह धनुर्धारी भी है, एक कुशल योद्धा भी है। इसके साथ साथ वीणा प्रकार, इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया जा रहा है, इससे पता चलता है कि यह संगीत प्रेमी भी है समुद्रगुप्त। परशु प्रकार, इसके हाथों में आपको परशु ग्रहण, फरसा ग्रहण किए हुए, इससे पता चलता है कि यह सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र को चलाने में निपुण था, सक्षम था समुद्रगुप्त। तो इस प्रकार से आप देखें तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट इसका सही है, यानी सही प्रकार, हाँ, परशु प्रकार। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यह समुद्रगुप्त के बहुत सारे टाइटल, बहुत सारे टाइप्स के सिक्के हैं। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर सी होगा, और आप लोगों ने बिल्कुल सी दिया है, बिल्कुल सही आंसर आप सभी ने इसमें लगाया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बच्चों आते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन की उपाधि दी गई है? हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स हैड बीन गिवन द टाइटल ऑफ इंडियन नेपोलियन? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। अब इसमें कुछ भी रखा हुआ नहीं है, सारा भेद खुल चुका है। चलिए जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताएं। अभी अभी मैंने चर्चा किया है कि भारत का नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जा रहा है? समुद्रगुप्त को। क्यों भाई? तो जिस प्रकार से नेपोलियन को लेकर कहा गया कि नेपोलियन मतलब, अभी मैंने बताया, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि थोड़ी सावधानी रखें। आसान प्रश्न आते ही चेयर पर उछलने ना लगे, है ना, जंप ना वहां पे करें। जंप करोगे तो वही होगा, सी का डी भराएगा, बी का सी भराएगा, ए का डी भराएगा। जहां वहां पे जंप किए उसके बाद फिर गए, तो बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होना है। उत्साह में हमेशा कुछ ना कुछ गलत हम लोग कर बैठते हैं, तो ज्यादा उत्साहित नहीं होना है बेटा। तो यहाँ पे आप देखते हो कि यानी भारत का नेपोलियन किसे कहा जा रहा है? समुद्रगुप्त। अभी हमने चर्चा किया था क्यों कहा जा रहा है, इसकी तुलना नेपोलियन से क्यों की जा रही है। तो इसलिए की जा रही है क्योंकि नेपोलियन
भी अपने युद्धों के लिए जाना जाता था। ऐसे नेपोलियन ने कहा है कि भाई आज नेपोलियन की सबसे बड़ी विशेषता उसकी नेपोलियन कोड के रूप में थी, और नेपोलियन ने खुद कहा था कि भविष्य में अगर लोग मुझे याद रखेंगे तो हमारे युद्ध के लिए नहीं बल्कि नेपोलियन कोड के लिए, जो नेपोलियन संहिता था जिसमें सीपीसी, सीआरपीसी आदि सारी चीजों का उल्लेख किया गया था। आज भी फ्रांस के कानून में नेपोलियन कोड ही चलता है आज भी। और नेपोलियन के साथ क्या था, नेपोलियन यह कहा करता था कि युद्ध ही हमारी नियति है, अगर मैंने युद्ध करना छोड़ दिया तो फ्रांस के लोग हमें भूल जाएंगे। और उसका नतीजा यह हुआ कि निरंतर वह आजीवन युद्ध में ही उलझा रहा। अब यहाँ पे समुद्रगुप्त और नेपोलियन की तुलना इसलिए की जा रही है कि कहा जा रहा है कि भाई भारत में भी समुद्रगुप्त एक ऐसा शासक था जिसने एक नहीं अनेक लड़ाइयां लड़ी, लेकिन किसी में भी वह पराजित नहीं होता है जैसा कि नेपोलियन। जबकि आप देखें तो नेपोलियन और समुद्रगुप्त में काफी अंतर है। अंतर है कि भाई युग का अंतर है। समुद्रगुप्त कहां आप देख रहे हो कि 4वीं शताब्दी का, और नेपोलियन को आप देखें तो 18वीं सदी का। जबकि नेपोलियन को कहा जाना चाहिए था भारत का समुद्रगुप्त, नेपोलियन को ऐसे कंपेयर होना चाहिए था। लेकिन करोगे क्या, अब उसे क्यों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जा रहा है, जो सीधा उल्टा है। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हम हारे हुए लोग थे, हम उपनिवेश थे, और आधुनिक भारत का इतिहास लेखन उनके द्वारा किया गया जो लोग जीते हुए थे। तो वे अपनी प्रशंसा करेंगे ही, चाहे जैसे भी हो, सीधा हो तो भी ठीक, उल्टा हो तब भी ठीक, वे अपने अकॉर्डिंग ही इतिहास को लिखेंगे। ठीक है, हाँ चलिए, तो यह आपको समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों हम लोग आते हैं जल्दी से। कालिदास को कुंतल नरेश के दरबार में एक राजदूत के रूप में भेजा गया था, जिसका उल्लेख कालिदास वाज सेंट एज एन एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ कुंतला इज मेंशन्ड बाय। अब देखो किसने इसका मेंशन किया है कि कुंतल नरेश के दरबार में कालिदास को भेजा गया था। इसमें कुछ शासकों का नाम है, साहित्यकारों का नाम है, शासक के साथ साथ ये सभी साहित्यकार हैं। ठीक है, कुछ साहित्यों का भी नाम है। जैसे आप देखें राजशेखर बहुत बड़े विद्वान थे, वान भट्ट ये भी बहुत बड़े विद्वान हैं, राजा भोज इनकी तो खैर कहो ही नहीं, अपने विद्वता के लिए ही जाने जा रहे हैं। भोज परमार राजा भोज, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इसके साथ साथ भास भी बहुत बड़े साहित्यकार हैं। तो किसने इस बात का उल्लेख किया है, किसने इस बात का उल्लेख किया है कि कालिदास को कुंतल नरेश के दरबार में भेजा गया था। कुंतल नरेश के दरबार में भेजा गया था, कदम्ब वंश में भेजा गया था। कुंतल नरेश यानी कदम्ब वंश में कालिदास को भेजा गया था। किसने उल्लेख किया है, तो बेटा इसमें सही आंसर जो होगा वह होगा राजा भोज। राजा भोज। अब भोज की एक रचना है श्रृंगार प्रकाश, तो इसका जो उल्लेख किया गया है इसको थोड़ा आप लोग याद कर लेना। देखो एक चीज तो नया आपको मिला ना, एक नई चीज आपको मिली। यह तो आप सभी जगह पढ़ते हो कि भाई कालिदास को भेजा गया कुंतल नरेश के दरबार में। और कालिदास कौन थे, तो कालिदास जो थे यह चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल थे, बहुत बड़े साहित्यकार थे, बहुत सारे साहित्यों की रचना भी की है, बहुत सारे इनके नाटक भी हैं, बहुत सारे इनके महाकाव्य भी हैं कालिदास के। तो यह आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे, और इनको कुमारगुप्त प्रथम के विवाह के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया कि अपने पुत्र कुमारगुप्त प्रथम के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर भेजता है। कहां, तो कुंतल नरेश के दरबार में भेजता है, कदम्ब वंश में, कदम्ब वंश। और यह कुंतल नरेश के दरबार में जाते हैं, इस बात का उल्लेख राजा भोज ने किया है अपनी पुस्तक श्रृंगार प्रकाश में। श्रृंगार प्रकाश में इस बात का उल्लेख किया गया है। क्लियर है, तो एक तो कम से कम इंफॉर्मेशन मिल गया, बाकी चीजें तो आप जान ही रहे। ऐसे ही बूंद बूंद से घड़ा भरती है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो बस ऐसे ही एक एक इंफॉर्मेशन आपको लेते चलना है। जरूरी नहीं है कि ठीक है एक गलती हुआ, क्योंकि ये आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, आपने पढ़ा भी नहीं होगा, मुझे भी पता है कहीं और बहुत सारे जो सामान्य तौर पे जो बुक्स हैं उसमें तो उल्लेख भी नहीं मिलता है। तो इस तरीके से आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जा रहा है।
तो यह हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर। फाहियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत विकल्प का चयन करें। फाहियान के विषय में, फाहियान इसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान आया। ही विजिटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त द सेकंड। इसका मुख्य उद्देश्य भारत आकर बौद्ध शास्त्र की पुस्तकें प्राप्त करना था। हिज मेन ऑब्जेक्ट इन कमिंग टू इंडिया वाज टू गेट द बुद्धिस्ट बुक ऑफ डिसिप्लिन। इसने चंद्रगुप्त और उसके शासन का, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय और उसके शासन का विस्तृत विवरण दिया। He had given a detailed account of चंद्रगुप्त द्वितीय and his administration। ठीक है, वह भूमि मार्ग से भारत आया और समुद्री मार्ग से वापस चला गया। अब इसमें से बताओ कि कौन सा गलत होगा। थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान पूर्वक अगर इस पर विचार करोगे तो मुझे लगता है आप इसके सही आंसर की ओर चले जाएंगे। थोड़ी सी सतर्कता की जरूरत है। अब फाहियान चीनी यात्री है और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट है। अब इसका मुख्य उद्देश्य भारत आकर बौद्ध शास्त्र की पुस्तकें प्राप्त करना था या अध्ययन करना था। इसका मुख्य उद्देश्य तो भारत आकर बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना था ना। पुस्तक प्राप्त करने के लिए भारत थोड़े आया था कि भारत जाएंगे और कुछ बुक खरीद कर वहां से आ जाएंगे, इसके लिए थोड़े आया है, बल्कि यह बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए आया था। इसलिए नहीं कि भाई पुस्तक मेला है भारत में और चलते हैं वहां से कुछ किताबों को लेकर आ जाएंगे। इसने चंद्रगुप्त द्वितीय और उसके शासन का विस्तृत विवरण दिया है। बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन सबके बताया है, फाहियान बताता है, यहाँ की कानून व्यवस्था का उल्लेख करता है, समाज का उल्लेख करता है। इसी ने सबसे पहले बार एक अंत्यज जाति के रूप में चांडाल का उल्लेख किया है। यह कहता है कि यहाँ पे न्याय जो था वह बड़ा मृदु था, कठोर न्याय नहीं था, मृत्यु दंड न के बराबर दिया जाता था, यानी राज्य में शांति थी, लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। इन सब का उल्लेख यह देता है कि लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, मध्य देश के लोग लहसुन प्याज नहीं खाते थे, इन सब का उल्लेख यह देता है। यह कहता है कि यहाँ पे आपको कानून में यानी समानता नहीं थी, वर्ण के आधार पर न्याय दिया जाता था और सबके लिए दिव्य परीक्षा ली जाती थी, जिसमें ब्राह्मणों की परीक्षा तुला से, क्षत्रियों की परीक्षा अग्नि से, वैश्यों की परीक्षा जल से और शूद्र की परीक्षा आपको विष से ली जाती थी, दिव्य परीक्षा जिसे कहा जा रहा है। तो न्याय एक समान नहीं था, लेकिन न्याय बहुत मृदु था, तो इन सब का उल्लेख इसने किया है। और यह आपको आता है स्थल मार्ग से और जाता है समुद्री मार्ग से। ताम्रलिप्ति होते हुए यह पाटलिपुत्र जाता है और पाटलिपुत्र से ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो बंगाल, और वहां से श्रीलंका, यहां से फिर जाता है श्रीलंका, तो श्रीलंका होते हुए जाता है। बहुत सारे यहां से धर्म ग्रंथों को भी यह लेकर चला जाता है। तो इस प्रकार से यहां पे हम लोग देखते हैं कि इसमें जो गलत विकल्प है वह होगा बी, और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बी दिया भी है। आज तो सीसीटीवी कैमरा है, क्या कैमरा सीसीटीवी सर बीच में 2 सेट, अच्छा 14 और 15 नहीं है वीडियो में। चलो मैं देखूंगा, बात करूंगा उसे डलवाने का, अपलोड करवाने का, ठीक है। तो यह आप लोग देखो बच्चों, तो इसका सही आंसर बी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। भारत की अपनी यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किन स्थानों पर फाहियान नहीं गया? विच एमंग द फॉलोइंग प्लेसेज वाज नॉट विजिटेड बाय फाहियान ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंडिया? अगर इसे भी आप लोग थोड़ा ध्यान से करोगे तो मुझे लगता है कि आंसर निकल जाना चाहिए। थोड़े ध्यान से अगर आप इसे करेंगे तो इसका आंसर आप लोगों की ओर से आ जाना चाहिए। चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताएं कि भारत की अपनी यात्रा के दौरान किन स्थानों पर फाहियान नहीं गया था? किन स्थानों पर फाहियान नहीं गया था अपनी यात्रा के दौरान? कौन सा वह स्थान था? उज्जैन, तक्षशिला, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी अगर आप लोग माइंड का अप्लाई किए, अपने मस्तिष्क का उपयोग किए, तो आप सही उत्तर दे दोगे, मुझे विश्वास है। और थोड़ी मस्तिष्क में अगर खुराफात हुआ तो फिर आपको गलत उत्तर देने के लिए वह बाध्य जरूर करेगा।
तो थोड़ी माइंड का आप इस्तेमाल करें कि कौन सा वह स्थान हो सकता है। पहले आप यह देखें कि वह गया कहां कहां होगा, गया कहां कहां होगा। तो थोड़ी सी आप उसमें, अब आप उसके मार्ग को भी देखें कि वह आता कैसे है और जाता कैसे है। तो उस आधार पर भी मुझे लग रहा है कि आंसर निकलना चाहिए कि वह आता कैसे है और जाता कैसे है। अब इतना क्लू मैं दे रहा हूं, वहां एग्जामिनेशन सेंटर में मैं नहीं होऊंगा, वहां पे मैं खड़ा नहीं होऊंगा कि मैं हर एक प्रश्न को आपको, हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न को मैं एक्सप्लेन करूं और तब आप आंसर दो। वहां सब कुछ आप ही होगे। तो थोड़ा सा ध्यान दो कि वह किस मार्ग से आ रहा है और किस मार्ग से गया है। तो कौन कौन से क्षेत्र पड़े होंगे उसके रास्ते में। ऐसे वह जाता बहुत जगह और भी है, और वह किस लिए आया था यह भी ध्यान देना है, किस लिए आया था। अब वह स्थल मार्ग से आ रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है बच्चों कि वह तक्षशिला ना गया हो। अब चूंकि वह बौद्ध धर्म ग्रंथ के लिए अध्ययन करने आया था तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वह श्रावस्ती न जाए। पाटलिपुत्र चूंकि वह चंद्रगुप्त द्वितीय शासक है, पाटलिपुत्र तो जाएगा ही जाएगा। और भी बहुत जगह जाएगा, पेशावर जाएगा, मथुरा जाएगा, कपिल वस्तु जाएगा, लुम्बिनी वन जाएगा, कुशीनगर जाएगा, इन सभी जगह जाएगा, लेकिन वह उज्जैन नहीं गया। क्लियर है। चूंकि वह बौद्ध धर्म ग्रंथ के अध्ययन करने आया होगा, आया है ना, तो बौद्ध तीर्थ स्थलों पर तो वह जाएगा ही जाएगा। और स्थल मार्ग से आया है तो कैसे तक्षशिला छूट जाएगा, और कौन सा रास्ता है आने का। और तक्षशिला तो आपको शिक्षा का केंद्र है, क्यों नहीं जाएगा, खुद सोचो, खुद सोचो कि क्यों नहीं जाएगा। तो इस तरीके से इसका सही आंसर बच्चों होगा ए। मैं बार बार यही कह रहा था कि थोड़ी सी चीजों को माइंड का इस्तेमाल करना है बहुत सारे प्रश्नों में। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न और। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त द्वितीय। उसने विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। वह पश्चिमी भारत में शकों के विरुद्ध विजयी हुआ था। ही वाज विक्टोरियस अगेंस्ट शकाज इन वेस्टर्न इंडिया। ही वाज ऑल्सो नोन एज विक्रमादित्य। जल्दी से इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, जितना जल्दी हो सके बताएं। चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में पूछा जा रहा है कि इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग आंसर दें। वॉइस कम आ रही है, ऐसा नहीं है, ऐसा है क्या, पूरी फुल वॉइस है। मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ाएं, मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ाएं आप लोग। अब यहां आप देखो तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में कौन सा कथन सही है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या है, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, यह इसका टाइटल है। विक्रमादित्य की उपाधि उसने क्यों ग्रहण किया था। तो विक्रमादित्य की उपाधि उसने ग्रहण किया था शकों को पराजित करके, और शक पश्चिमी भारत में थे। और इस उपलक्ष्य में जब उसने शकों के विरुद्ध जीत प्राप्त किया तो इस उपलक्ष्य में उसने चांदी का सिक्का भी जारी किया था, चांदी का सिक्का चलाया था, क्योंकि चांदी दक्षिण भारत में ही बच्चों पाया जाता था। प्रारंभिक गुप्त शासकों के चांदी के सिक्के बहुत कम हैं। कहा जाता है कि एक आध कहीं मिले हैं, पहले तो यह भी नहीं माना जाता था कि चांदी के सिक्के थे। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले तक सोने के ही सिक्के थे, तांबे के सिक्के, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं थे। यह कहा जाता है कि चांदी का सिक्का जारी, अब कुछ लेटेस्ट जो रिसर्च हुआ है उसमें माना जा रहा है कि नहीं, आपको कुमार चंद्रगुप्त प्रथम के भी कुछ चांदी के सिक्के थे, 2 सिक्के मिले हैं। तो यह अब माना जा रहा है कि भाई, और इस पे आपको कमीशन ने प्रश्न भी पूछ दिया यूपीपीसी से, उसको सही भी माना है कि चंद्रगुप्त प्रथम के भी चांदी के सिक्के थे। तो इसी ने आपको, नहीं विक्रम संवत की शुरुआत इसने नहीं किया। विक्रम संवत तो बेटा बहुत पहले का है, 57 BC का है। और वह विक्रम संवत की जो शुरुआत किया गया था, वह शुरुआत किया गया था आपको, एक विक्रमादित्य मालवा क्षेत्र का एक शासक था, और उसने शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की मतलब उसने पराजित किया था विक्रमादित्य ने, तो वह टाइटल बहुत प्रसिद्ध हो गया था। इसने भी शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और शकों को पराजित करने के लिए इसने क्या किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, तो इसको आप देखोगे कि इसने नागवंश में विवाह किया, नागवंश में स्वयं विवाह किया, अपना विवाह किया, किसके साथ, तो कुबेर नाग। अच्छा, नाग जो थे, नागवंश जो था, यह नागवंश बड़ा पश्चिम भारत में प्रभावी था,
तो यह कुबेर नाग के साथ विवाह भी करता है और इसके साथ साथ इसने शकों को ही पराजित करने के लिए, शकों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इसने क्या किया कि वकाटक वंश में भी, वकाटक वंश के साथ भी संबंध बनाया और वकाटक वंश में अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता का विवाह करता है और वकाटकों के सहयोग से शकों को पराजित करता है। और शक शासक था आपको रुद्र सिंह तृतीय। रुद्र सिंह तृतीय को इसने मार डाला था और फिर आगे चलकर आप देखते हो कि इसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने आपको ध्रुव देवी से विवाह भी किया था। ध्रुव देवी से विवाह किया था। वह रामगुप्त की, इसके बड़े भाई के रामगुप्त की कहा जाता है कि वह उसकी पत्नी थी, जो शकों को के युद्ध में हार चुका था। इसका बड़ा भाई रामगुप्त जो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था और वह शकों के पास अपनी पत्नी को, ध्रुव देवी को भेजने वाला था। तो वही ध्रुव देवी का भेष ग्रहण करके चंद्रगुप्त द्वितीय जाता है और शकों को पराजित करता है। ये मैंने पिछले क्लास में इसका चर्चा किया भी था। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सही आंसर बच्चों हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उसके काल में पुष्यमित्र जनजाति का विद्रोह हुआ। कुमारगुप्त प्रथम के विषय में पूछा जा रहा है। युवराज स्कंदगुप्त ने, यानी कुमारगुप्त का ही उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त अगर होंगे तो इन्होंने हुनों के आक्रमण को विफल किया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रीजन ऑफ कुमारगुप्ता। हिज पीरियड saw the revolt of पुष्यमित्र। क्राउन प्रिंस स्कंदगुप्ता defeated invasion of हुनाज। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताएं कमेंट सेक्शन में कि सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा। तो कुमारगुप्त प्रथम के समय काल में आप देखो तो पुष्यमित्र जनजाति है और इसने आक्रमण किया था और इस आक्रमण को कुमारगुप्त ने विफल कर दिया था, पुष्यमित्रों को हराया था। उसी समय फिर आपको एक और आक्रमण हो रहा है और यह आक्रमण हो रहा है हुनों का। हुनों का आक्रमण हो रहा है और हुनों का आक्रमण हो रहा है तो उसमें स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था, स्कंदगुप्त ने। और स्कंदगुप्त के समय में जो हुन नेता था यह था आपको खुशनवाज। खुशनवाज, ऐसे खुशनवाज, इसके साथ साथ आप देखते हो तो मिहिरकुल, फिर तोरमान, ये सब हुनों के नेता थे, हुन नेता थे, प्रभावी नेता। और हुनों ने इतना गुप्तों पर आक्रमण निरंतर करते रहे। जैसे सल्तनत काल में मंगोलों का आक्रमण हो रहा था, वैसे ही हुनों का आक्रमण कंटिन्यू गुप्तों पर हो रहा था। और गुप्त साम्राज्य के पतन का एक कारण विदेशी आक्रमण माना जाता है। बाद में फिर हुनों ने पश्चिमी भारत के क्षेत्र में अपना स्वतंत्र सत्ता भी कायम कर लिया था। सॉरी। तो यह जो हम लोग देखते हैं कि इसमें यह भी सही है और बच्चों यह भी सही है, यह भी सही है, यानी दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है और सही उत्तर आप लोग की ओर से आया है, बिल्कुल सही उत्तर आया है। इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों हम लोग आते हैं। भारत में हुनों के आगमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अराइवल ऑफ हुनाज। वे चीन की खानाबदोश जनजातियां थी। दे वेयर द नोमैडिक ट्राइब्स ऑफ चाइना। सेकेंड स्टेटमेंट कि धन के लिए भारत पर आक्रमण किया था। द अटैक इंडिया फॉर वेल्थ। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन करें। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। तो इसे थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आप लोग आंसर दें। सही आंसर क्या होगा? हुनों के विषय में पूछा जा रहा है। हुन कौन थे और कहां से आए हैं, यह आपको ध्यान देना है। चलिए जल्दी से आप लोग बताएं। तो देखो हुन ने तो निरंतर आक्रमण किया ही है और ये खानाबदोश जनजाति भी हैं, लेकिन ये चीन के नहीं थे बल्कि कहां के हैं? मिडिल एशिया के हैं, मध्य एशिया के हैं, मध्य एशिया के। और इन्होंने खुद चीन के ऊपर आक्रमण किया था। पहले चीन के ऊपर खुद उन्होंने आक्रमण किया था, लेकिन जब वहां उन्होंने आक्रमण किया धन के लिए ही आक्रमण कर रहे थे और वहां आक्रमण करते हैं, वहां से जब विफल होते हैं तब फिर भारत की ओर वे लौटते हैं और फिर भारत पर आक्रमण करते हैं। तो पहले धन के लिए ही आक्रमण किया गया था। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? केवल 2 होगा, पहला गलत है, यानी बी इसका सही उत्तर होगा। बी इसका सही उत्तर होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं बच्चों आज के सेशन का। चंद्र व्याकरण और कथा सरित सागर।
चंद्र व्याकरण और कथा सरित सागर को किस गुप्त शासन के लिए संदर्भित किया गया है? चंद्र व्याकरण चंद्रगोभी का है और कथा सरित सागर कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त, पुरुगुप्त या बुद्ध गुप्त? जल्दी से इसका आंसर आप लोग देंगे, जल्दी से इसका आंसर आप लोग देंगे। किस गुप्त शासक के लिए इसे संदर्भित किया गया है? चंद्र व्याकरण और कथा सरित सागर, कथा सरित सागर किस गुप्त शासन के लिए संदर्भित किया गया है? तो यहां आप देखें कि यह आपको स्कंद गुप्त के विषय में बताया गया है, यह ध्यान देना, क्योंकि चंद्रगुप्त और कथा सरित सागर इसमें आपको स्कंद गुप्त के हाथों हूनों को पराजित किए जाने का उल्लेख है। इसमें कहा जाता है कि स्कंद गुप्त ने हूनों को पराजित किया था। इस बात की जानकारी इस दोनों साहित्यों में प्राप्त हो रही है। तो यह फैक्चुअल चीजें हैं, इसको थोड़ा सा याद रखना है। हाँ, आप में से बहुत सारे बच्चों का बी आंसर आया है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का बच्चों, यह अंतिम प्रश्न है। वेनसांग के अनुसार निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने मिहिर कुल को कैद किया था? मिहिर कुल, यह भी आपको हून ही है, हून शासक ही है, हून नेता ही है, मिहिर कुल। तो इसको किसने कैद किया था? कौन सा वह गुप्त शासक था? अकॉर्डिंग टू वेनसांग, विच एमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स इम्प्रिनाइज्ड मिहिर कुला? बुद्ध गुप्त, नरसिंह गुप्त, बालादित्य, कुमार गुप्त द्वितीय या बुद्ध गुप्त? ठीक है, अच्छा बुद्ध गुप्त दो आ गया है। ओके, मैं एक हटा दे रहा हूं, यहां पे स्कंद गुप्त मैं कर दे रहा हूं, स्कंद गुप्त। ठीक है, बुद्ध गुप्ता दो है, स्कंद गुप्त। ठीक है, तो यहां पे स्कंद गुप्त हो जाएगा एम। चलिए, अब इसमें से सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताएं सही आंसर क्या होगा इसका। वेनसांग के अनुसार निम्नलिखित गुप्त शासकों में किसने मिहिर कुल को कैद किया था, मिहिर कुल को हराया था? बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हो, नरसिंह गुप्त, बालादित्य। इसने आपको इसके समय में देखो, स्कंद गुप्त के समय में खुशनवाज ने आक्रमण किया था। नरसिंह गुप्त जिसने बालादित्य की उपाधि ग्रहण की थी, इसके समय में आपको मिहिर कुल ने आक्रमण किया था और इसने मिहिर कुल को पराजित किया और उसे मारने ही वाला था। लेकिन चूंकि बुद्धगुप्त और पुरुगुप्त जो थे, इन लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और गुप्तों के पतन का एक कारण यह भी रहता है बौद्ध धर्म को अपनाना। तो यहां आप देखते हो कि जब यह मिहिर कुल की हत्या करने ही वाला था, उसी समय इसकी माता आ जाती है और वह लगती है करने बुद्ध शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, वह छोड़ देता है। और यही हून आगे चलकर उसके उत्तराधिकारी के लिए खतरा बन जा रहे हैं। स्कंद गुप्त ने तो उसने पराजित किया ही था, स्कंद गुप्त की भी गलती थी कि उसने पराजित करके उनको छोड़ दिया। सांप के हल्का मारकर नहीं छोड़ा जाता, या तो उसकी पूरी मार डालो। तो उसने घायल करके केवल छोड़ा, जबकि स्कंद गुप्त चाहता तो हूनों का समूल नाश कर देता, जो उसने नहीं किया, जो आगे उसके उत्तराधिकारियों के लिए संकट हुए। आगे चलकर आप देखते हो तो इसने क्या किया कि नरसिंह गुप्त, बालादित्य ने, इसने मिहिर कुल को पराजित किया। मिहिर कुल क्या था कि वह लंबा बाल रखता था, चोटी बांधता था और उसमें 2 फूल भी लगाता था। और जब इसको लाया जाता है मिहिर कुल को नरसिंह गुप्त के समक्ष, तो नरसिंह गुप्त ने उसके दोनों चोटी में लगे उस फूल को बोला कि मेरे दोनों जूता की पूजा करो, और अपने दोनों जूता की पूजा करवाया। यह हूनों की स्थिति था। तो यह आपको नरसिंह गुप्त, बालादित्य, यानी सही आंसर इसका बच्चों होगा बी। तो चलिए, आज के सेशन में आप लोगों ने काफी अच्छा किया है, काफी अच्छा किया है। अगला जो हम लोग का सेशन होगा वह आपको गुप्तकालीन साहित्य और संस्कृति पर होगा, जिसमें गुप्तकालीन साहित्य होगा, धर्म होगा, स्थापत्य होगा, कला होगा। तो उन सब से रिलेटेड हम लोग अगले सेशन को करेंगे, नेक्स्ट क्लास यानी कल करेंगे। तो चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को, थैंक यू सभी लोगों को। और इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहें, इसी तरीके से निरंतर प्रैक्टिस करते रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सभी लोगों को।